हाय, दिस इज अरुण कुमार शर्मा। आई होप यू ऑल आर फाइन। और आज हमें पढ़ना है ट्रैक्टिव एफर्ट और ट्रैक्टिव रेसिस्टेंस के बारे में। ये बड़ा ही सिंपल और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं। हेयर इज माई इंट्रोडक्शन, यू कैन रीड अबाउट मी। और इसमें मैं बता देता हूँ कि हमने ये टेलीग्राम पे एक नया चैनल बनाया है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को यहाँ लिख सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा उनको आंसर करने का। और यहाँ पे इंडेक्स दिखाया हुआ है, इसमें ग्रीन बॉक्स में जो सारे चैप्टर्स हैं वो आपके हो चुके हैं, जो रेड बॉक्स में है वो अभी आपको करने हैं, और येलो बॉक्स में जो दिखाया हुआ है वो आज हमें पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं चैप्टर के टाइटल को डिस्कस करूँ तो लिखा हुआ था ट्रैक्टिव एफर्ट एंड ट्रैक्टिव रेसिस्टेंस। और इस चीज़ को आप ऐसे समझिए, अगर मैं इस ट्रेन को एक सिंगल बॉडी की तरह मानता हूँ तो इस बॉडी को मूव कराने के लिए आपको यहाँ पे इस पे कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर आप इस डायरेक्शन में इस बॉडी को मूव कराना चाहते हैं तो आपको इस डायरेक्शन में आपको कुछ यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो फोर्स आपका कौन देता है? लोकोमोटिव यहाँ पे रेलवे में वो फोर्स देता है, और उस फोर्स को हम बोलते हैं ट्रैक्टिव एफर्ट। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ट्रैक्टिव एफर्ट क्या होता है। ये मैंने आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड भाषा में बता दिया है। लेकिन अगर कोई भी बॉडी मूव करती है तो उसे कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस मिलता है, उसके मोशन के अगेंस्ट में जो फोर्सेस लगते हैं उन्हें हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। और वो रेसिस्टेंस डिफरेंट फॉर्म्स में लगाए जाते हैं, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। यानी कि ये पीछे इस डायरेक्शन में कुछ रेसिस्टेंस लगेगा, और वो रेसिस्टेंस काफी सारी फॉर्म्स में होगा, वो हम पढ़ेंगे आगे। बट मोटा मोटा आपको ये समझना है कि हमें जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उस डायरेक्शन में हमें कुछ ट्रैक्टिव एफर्ट लगाना होता है, वो ट्रैक्टिव एफर्ट लोकोमोटिव देता है, और हमें कुछ रेसिस्टेंस मिलता है। उस रेसिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए ही हम ट्रैक्टिव एफर्ट लगाते हैं। तो यहाँ से आप ये चीज समझ लीजिए कि आपको इस ट्रेन को मूव कराने के लिए ट्रैक्टिव एफर्ट शुड बी ग्रेटर देन ट्रैक्टिव रेसिस्टेंस। ये वाली कंडीशन तब तक नहीं होगी जब तक आपकी ट्रेन मूव ही नहीं करेगी। और अगर मैं बताऊं तो आप ऐसे सोचिए कि अगर ट्रैक्टिव एफर्ट ट्रैक्टिव रेसिस्टेंस से ज्यादा है ड्यूरिंग मोशन, तो आपको यहाँ पे एक्सलरेशन मिलेगा, क्योंकि आप पे एक नेट फोर्स लग रहा है इस वाली डायरेक्शन में, एफ नेट। और सिमिलरली अगर आपका ट्रैक्टिव एफर्ट कम है ट्रैक्टिव रेसिस्टेंस से ड्यूरिंग मोशन, तो उस केस में आपको डी एक्सलरेशन मिलेगा। तो मैंने आपको दोनों कंडीशंस बता दी हैं, ट्रैक्टिव एफर्ट ज्यादा होगा तो क्या होगा, ट्रैक्टिव रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रैक्टिव एफर्ट को डिस्कस किया हुआ है, तो देख लेते हैं। डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द फोर्स विच ए लोकोमोटिव एक्सर्ट्स व्हेन पुलिंग ए ट्रेन इज कॉल्ड एज ट्रैक्टिव एफर्ट। तो यार ये हमने देख लिया है। नीचे एक नया टर्म दिया हुआ है, होलिंग कैपेसिटी। देखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट बेस्ड ऑन द फ्रिक्शन रिक्वायरमेंट। अब अगर मैं इस चीज को बताऊं तो यार आप इसके पहले फंडामेंटल्स में जाइए। मैं आपको बताता हूं कि होता क्या है कि अगर कोई भी व्हील ऐसा है जो ड्राइविंग व्हील है, और ड्राइविंग व्हील का मतलब है कि आप यहाँ पे कुछ ऐसे फोर्स लगा रहे हैं और इसे ड्राइव करने का, रोटेट करने का ट्राई कर रहे हैं, तो उस केस में हमें यहाँ पे फ्रिक्शन सपोर्ट करता है इसको स्टेबल कराने में। यानी कि अगर आप ऐसे सोचिए, यहाँ पे अगर इसको फ्रिक्शन नहीं मिला तो ये अपने ही जगह पे ऐसे रोटेट होता रहेगा, जिसे हम स्लिपिंग ऑफ व्हील्स बोलते हैं। स्लिपिंग ऑफ व्हील की कंडीशन हो जाएगी और आपका ये व्हील आगे नहीं बढ़ेगा, अपने ही पोजीशन पे ऐसे स्लिपिंग होता रहेगा इस व्हील का। तो हमें ये पता लगा कि ड्राइविंग व्हील के केस में हमारे लिए फ्रिक्शन हमेशा अच्छा है। लेकिन अगर कोई व्हील यहाँ पे ऐसा है जो सिंपल रोल हो रहा है, यानी कि जो रोलिंग व्हील है, तो रोलिंग व्हील में क्या है कि यहाँ पे आप कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा रहे हैं बाहर से, ये व्हील सिंपली रोल हो रहा है, तो इस केस में फ्रिक्शन हमारे लिए बेकार है, क्योंकि ये व्हील को रोक देता है धीरे धीरे। मतलब ऐसे अगर आपने कोई व्हील को ऐसे छोड़ दिया कोई फोर्स देके, तो वो अपने आप ऐसे धीरे धीरे जाके रुक जाता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो आपको यहाँ से एक चीज समझ जानी है कि ड्राइविंग व्हील के केस में रेसिस्टेंस हमारे लिए अच्छा होता है, और रोलिंग व्हील के केस में हमारे लिए फ्रिक्शन बेकार है। तो अब हम बात करेंगे रेलवे के रेफरेंस में। अब यहाँ पे आप देखिए, ये है हमारा लोकोमोटिव। मैं बता देता हूँ कि रेलवे में जो है हमारा पुलिंग का काम करता है लोकोमोटिव, और लोकोमोटिव में जो व्हील्स होते हैं वो हमारे होते हैं ड्राइविंग व्हील्स। तो आप यार यहाँ पे देखिए, एक बोगी आपके यहाँ पे दिखाई हुई है, एक बोगी यहाँ पे दिखाई हुई है। मैं आपको इन जनरल बता देता हूँ कि इसमें होता क्या है कि काफी बार ऐसा होता है कि सारे के सारे व्हील ड्राइविंग व्हील नहीं होते हैं, लेकिन आपको दिया होगा क्वेश्चन में कि कितने नंबर ऑफ व्हील्स ड्राइविंग व्हील्स है। तो यार अब मैं आपको बताऊं, सपोज करिए कि यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि सारे व्हील्स ही ड्राइविंग व्हील्स हैं, तो इनके ऊपर यहाँ पे ऐसे कुछ वेट आ रहा होगा, डब्लू डब्लू, और ये जो वेट है ये है हमारा एक्सल लोड। मैं इसे एक्सल लोड बोल रहा हूँ। एक्सल क्या है यार, ये मैंने आपको पहले बता दिया है।
तो मैं मान रहा हूं कि ये ऐसे दो व्हील्स का एक एक्सल है और इस पे ऐसे लोड आ रहा है, तो मैं इस डब्लू पे एक्सल लोड बोल रहा हूँ। तो कितनी इसकी होल्डिंग कैपेसिटी होगी वो आप देखिए। होल्डिंग कैपेसिटी को अगर मैं एच से बोलूँ तो एच इक्वल टू म्यू इंटू एन इंटू डब्लू। अब म्यू क्या चीज़ है? म्यू है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मतलब आप ऐसे देखिए, आपका ये जो व्हील और रेल के बीच में जो फ्रिक्शन मिल रहा होगा वो डिसाइड करेगा कि आपकी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी हो सकती है। मतलब यार आप यहाँ से ऐसे समझिए, आपके पास अगर एन नंबर ऑफ ड्राइविंग एक्सेल्स हैं और हर किसी ड्राइविंग एक्सेल पे डब्लू का एक्सेल लोड आ रहा है, तो हमारे पास टोटल यहाँ पे जो होल्डिंग कैपेसिटी आएगा वो आप म्यू से जब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी निकल के आ जाएगा। तो यार ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, एच इक्वल टू म्यू इंटू एन इंटू डब्लू। और इसमें मैंने आपको सारे वेरिएबल्स बता दिए हैं। बस आप क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखना वो आपको व्हील की बात कर रहा है या एक्सल की बात कर रहा है। यहाँ पे मैंने माना है एन को नंबर ऑफ एक्सल और डब्लू को माना है एक्सल लोड। हो सकता है वहां पे आपसे वो व्हील की बात करें तो उस केस में हम दो से सारे वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे। बाकी यहाँ पे आपको ये लेफ्ट साइड में एक फोटोग्राफ दिखाया हुआ है, ये वही केस है जब आपका स्लीपेज वाला कंडीशन हो जाता है। और रेलवे के रेफरेंस में हम इसे बोलते हैं व्हील वर्न। मतलब हमारा जो है फ्रिक्शन है वो कम मिल रहा है व्हील्स और रेल के बीच में, तभी आपकी ये कंडीशन होती है। ये मैंने आपको रेल के डिफेक्ट्स वाला जो चैप्टर था उसमें भी आपको बताया था। तो यार अगर आपको ये दोनों डेफिनेशंस अच्छे से समझ में आ गई होंगी तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि ट्रैक्टिव एफर्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू होल्डिंग कैपेसिटी। क्योंकि जो है होल्डिंग कैपेसिटी है ये हमारी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट है, इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते। लेकिन आपकी कैपेसिटी तो है ट्रैक्टिव एफर्ट ज़्यादा देने की, वो अलग बात है कि आप दे नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ से ये चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखनी है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे स्टीम लोकोमोटिव के बारे में बात की हुई है। पिछला जो मैंने बताया था आपको वो था हमारा डीजल लोकोमोटिव या फिर जो है इलेक्ट्रिक लोको। वो पहले क्या होता था कि ये जो हमारे स्टीम लोको होते थे कुछ ऐसे होते थे, और इनमें क्या होता था कि कुछ तो सपोर्टिंग व्हील होते थे और ये कुछ ऐसे ड्राइविंग व्हील होते थे, और इनको हम एक नंबर्स से बताते थे। अगर मैं इस ऊपर वाले लोकोमोटिव की बात करूं तो हम इसे ऐसे डेजिग्नेट करते थे, मतलब 2 4 2। इसका मतलब ये है कि दो तो हमारे आगे जो यहाँ पे दो व्हील हैं ये हमारे सपोर्टिंग व्हील हैं और पीछे वाले दो भी सपोर्टिंग व्हील हैं, और जो बीच में नंबर होता था ये हमारा ड्राइविंग व्हील्स होते थे। यानी कि इस लोकोमोटिव में 4 ड्राइविंग व्हील्स हैं। आप इसको देख के ही समझ सकते हैं, ऐसे बड़े बड़े से दिखेंगे आपको ये जो ड्राइविंग व्हील्स होते हैं। तो जब भी आपको ऐसा कुछ नंबर दिया जाए तो आपको उसमें अपने आप से देख लेना है कि यार ये 4 ड्राइविंग व्हील्स की बात कर रहा है, और ड्राइविंग व्हील्स का मतलब है 4/2 यानी कि 2 ड्राइविंग एक्सल। सिमिलरली अगर मैं ये नीचे वाले लोकोमोटिव में बात करूं तो यार इसको आप कैसे बताओगे? 2 2 2, क्योंकि अगर आप देखो तो आगे दो व्हील हैं, ये जो बड़े हैं ये सिर्फ दो हैं और पीछे ये दो और व्हील्स हैं। तो इस तरह से आपको अगर कुछ भी नंबर दिया हो तो आप यार ऐसे समझ जाना है और ऐसे क्वेश्चन को टैकल करना है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इसे 2008 में आया था। रिक्वेस्ट की आप खुद से सोल्व करिए। आई होप आपने सोल्व किया होगा, मैं डिस्कस कर देता हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट इज द होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ ए रेलवे लोकोमोटिव हैविंग 4 पेयर ऑफ ड्राइविंग व्हील्स। देख लीजिए 4 पेयर ऑफ ड्राइविंग व्हील्स यानी कि एक्सल की बात कर रहा है। आगे लिखा हुआ है कैरिंग एन एक्सल लोड ऑफ 24 टन ईच, यानी कि आपको जो है डब्ल्यू दे दिया है, ये आपका एन हो गया था। आगे लिखा हुआ है अज्यूम द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.166। तो देखते हैं, हमने देखा था होल्डिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एच इक्वल टू म्यू इंटू एन इंटू डब्ल्यू। तो इसने म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.166। यार मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको म्यू की वैल्यू नहीं दी हुई हो तो आप उसको 1/6 मान लीजिए। ये मैंने आपको वहाँ नहीं बताया था, तो आप इसको यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। और ये 1/6 कुछ नहीं है, ये 0.166 ही आएगा। तो यहाँ से देखते हैं 0.166 इंटू में एन हमारा था 4, इंटू में डब्ल्यू हमारा था 24। अगर मैं इसको 1/6 भी लिख सकता हूँ फटाफट करने के लिए, आपका टाइम रिड्यूस करने के लिए, ये हो जाएगा 4 और ये आ जाएगा आंसर 16। ऐसे फटाफट आपको थोड़ी कैलकुलेशन कम करनी है। यहाँ हो गया 16 टन, आंसर बी। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे ट्रैक्टिव रेसिस्टेंस की बात की हुई है, देखते हैं कि करके। ट्रैक्टिव रेसिस्टेंस मैंने आपको बताया था कि मतलब ऐसे हमारे जब ट्रेन मूव करेगी इस डायरेक्शन में तो आपको काफ़ी सारे रेसिस्टेंस मिलेंगे। अब वो रेसिस्टेंस कौन कौन से मिलते हैं वही हमें पढ़ना है। तो पहला लिखा हुआ है रेसिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ऐसे फॉर्म ऑफ रेसिस्टेंस हैं जो स्पीड पे डिपेंड नहीं करते हैं। उसी में आता है रोलिंग रेसिस्टेंस। लिखा हुआ है फ्रिक्शन बिटवीन रेल्स एंड व्हील्स। आप ये सोचिए कि हमारी ये रेल है, इसके ऊपर व्हील्स होंगे, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट होगा और उस कॉन्टैक्ट की वजह से इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन आएगा।
लेकिन ये इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड इसलिए है क्योंकि आप ऐसे सोचिए, ये जो फ्रिक्शन होगा ये डिपेंड करेगा आपके मटेरियल पे और ये डिपेंड करेगा आपके कॉन्टेक्ट एरिया पे, इसका स्पीड से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ये सब चीज़ यार आप कॉन्सेप्चुअली समझोगे तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है जर्नल फ्रिक्शन। जनरल फ्रिक्शन की बात करूँ तो मैंने ये आपको पढ़ा दिया था सेकंड लेक्चर में। आपको अगर याद हो तो ये जो एक्सल होता है हमारा, एक्सल के ऊपर जो है हमारी बियरिंग्स लगी होती हैं, तो ये एक्सल और बियरिंग के बीच में जो कांटेक्ट होता है उनके बीच का जो रेसिस्टेंस होता है उसको ही हमने जर्नल फ्रिक्शन बोला है। तो ये भी किस पे डिपेंड करेगा, आपकी टाइप ऑफ बियरिंग पे डिपेंड करेगा, आपने बियरिंग का लुब्रिकेशन कितना कर रखा है उस पर डिपेंड करेगा, यानी कि ये भी स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा। लिखा हुआ है वेव एक्शन ऑफ रेल्स। तो यार ये वेव एक्शन ऑफ रेल्स तो मैंने आपको बताया था कि मतलब ऐसे कुछ वेव बन जाती है और ये डिपेंड करेगा ट्रैक की स्टेबिलिटी पे, ना कि स्पीड पे। तो आपको तीनों चीजें ध्यान रखनी है। अब इसकी वैल्यू में अगर बताऊं तो ये होता है हमारा 0.0016 इंटू डब्लू। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो यहाँ पे डब्लू है ये टोटल वेट ऑफ ट्रेन है, टोटल वेट ऑफ ट्रेन, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इस वैल्यू को, ये जो हमने फॉर्मूला बताया इसको मैंने ए से डिनोट किया है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना ताकि मैं आगे सारे जो भी रेसिस्टेंस होंगे उनको असेंबल करूंगा तो वहां पे ये चीज यूज आएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है रेसिस्टेंस डिपेंडेंट ऑन स्पीड, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे रेसिस्टेंस है जो स्पीड पे भी डिपेंड करते हैं। देखते हैं इसमें सबसे पहला लिखा हुआ है रेसिस्टेंस ड्यू टू ट्रैक इरेगुलरिटीज। मैंने आपको बताया था कि ट्रैक में क्या होता है कि कुछ ना कुछ ऐसे इरेगुलरिटी तो होगी, क्योंकि एग्जैक्ट हमारा जो आइडियल है वो ट्रैक तो कभी हो नहीं सकता। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे जो ट्रैक में है कुछ ऐसे ओसिलेशंस आते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो यार मैंने आपको ऐसे बताया था कि ऐसे यहाँ पे जो इस पिक्चर में दिखाया हुआ है ऐसे मतलब कुछ हमारा मूवमेंट होता है व्हील का। ये सब मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था। तो होगा क्या कि यार अब आप ऐसे सोचिए, अगर आपने स्पीड बढ़ाया, अगर आपने स्पीड बढ़ाया तो ट्रैक इरेगुलरिटीज की वजह से होगा क्या कि ये ओसिलेशंस बढ़ जाते हैं, मतलब ये ऐसे 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 हो जाएगा ऑसिलेशन, और उसकी वजह से आपका जो है ना ये रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। तो यही रीजन है कि ये जो हमारा रेसिस्टेंस ड्यू टू ट्रैक इरेगुलरिटीज है ये डिपेंड करता है स्पीड पे। तो ये चीज आपको कॉन्सेप्चुअली ऐसे समझना है। और इसकी अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो ये हमारा होता है 0.00008 इंटू डब्ल्यू इंटू वी। यहाँ पे देख लीजिए ये वी वाला फैक्टर आ गया यानी कि स्पीड वाला, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये स्पीड पे डिपेंड करेगा और इसको मैंने बी से डिनोट किया। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला है विंड रेसिस्टेंस। तो विंड रेसिस्टेंस यार ये तो मतलब बहुत ही जनरल चीज है, ये आपने देखा ही होगा। तो मतलब ऐसे क्या है कि ऐसे मतलब जब हमारी ट्रेन इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगी तो मतलब होगा क्या कि सामने से ऐसे विंड आएगा सामने, और ऐसे साइड में भी ऐसे विंड रेसिस्टेंस यहाँ पे कुछ ऐसे लगेगा। तो इसकी वजह से मतलब आपको कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस मिलता है। वही लिखा हुआ है एट एंड्स एंड साइड्स। अब यार ये तो आप सोच भी सकते हैं कि ये स्पीड पे तो पक्का ही डिपेंड करेगा कि आपकी ट्रेन जो है कितनी स्पीड में चल रही है, उसी के हिसाब से आपको जो है विंड रेसिस्टेंस वहां पे मिलेगा। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो ये होता है 0.0000006 इंटू डब्ल्यू इंटू वी स्क्वायर। तो यार यहाँ पे भी हमारा जो है वेलोसिटी वाला स्पीड वाला जो है फैक्टर आ रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है और इसको मैंने सी से बताया है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे दिखा हुआ है रेसिस्टेंस ड्यू टू ट्रैक जियोमेट्री, यानी कि ये ना तो आपकी कोई स्पीड वगैरह पे डिपेंड करेगा, ये सिर्फ डिपेंड करेगा आपकी ट्रैक की ज्योमेट्री कैसी है उसके बेसिस पे आता है। और हमने जो है वर्टिकल अलाइनमेंट भी पढ़ लिया है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी पढ़ लिया है। तो वहां पे यार ये चीज पहले ही आ चुकी है, जस्ट रिवीजन ही है चीजों का। आप देख लीजिए लिखा हुआ है रेसिस्टेंस ड्यू टू ग्रेडियंट। ये डायग्राम सेम ही है जो मैंने आपको वहां दिखाया था, यानी कि अगर आपके ट्रैक में कुछ भी ग्रेडियंट आ जाए, इसको अगर मैं थीटा बोलूँ तो हमें जो है ऐसे पीछे यहाँ पे कुछ डब्लू ऐसे साइन थीटा लगता है, लेकिन हमने डब्लू टेन थीटा मान लिया था। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी डब्लू इंटू टेन थीटा। तो यार टेन थीटा को हमने ग्रेडियंट बोल दिया था, तो यहीं से ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। आगे देखते हैं। लिखा हुआ है रेसिस्टेंस ड्यू टू कर्वेचर। यार ये चीज़ भी मैंने आपको बता दिया था, कितना था 0.04% इंटू में डब्लू इंटू डी। अगर हम कैलकुलेट करें तो 0.0004 डब्लू इंटू डी, यही तो थी वैल्यू। तो यार इसमें डी क्या है, डिग्री ऑफ कर्व, यानी कि जितना ज़्यादा डिग्री ऑफ कर्व होगा उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे रेसिस्टेंस मिलता रहेगा। और मैंने इनको जो है डी और ई से बताया है, ऊपर वाले को डी से, इसको ई से। यार यहाँ से आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आगे देखते हैं। आगे मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को असेंबल कर दिया है, जितने भी तरह के रेसिस्टेंस हमने पढ़े हैं। और इसको हम बोल रहे हैं डेविस इक्वेशन। डेविस इक्वेशन क्या चीज़ है, टोटल ट्रैक्टिव रेसिस्टेंस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। इसमें ए क्या है, रोलिंग रेसिस्टेंस पढ़ लिया है वैल्यू,
बी क्या है, रेसिस्टेंस ड्यू टू ट्रैक इरेगुलरिटीज पढ़ ली है, सी क्या है, विंड रेसिस्टेंस पढ़ लिया है, डी है रेसिस्टेंस ड्यू टू ग्रेडियंट, ई है रेसिस्टेंस ड्यू टू कर्वेचर। अब क्वेश्चन के हिसाब से आपको देखना है कि इनमें से हो सकता है कि कहीं पे हमारा ई जीरो हो, कहीं पे ई जीरो हो, क्योंकि ये तो ट्रैक ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हम देखेंगे कि इस डेविस इक्वेशन को कैसे कैसे यूज करना है। बाकी मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि इन सारे क्वेश्चन में डब्ल्यू जो मैं बताया था, ये ट्रेन लोड है, ये हमारा हमेशा जनरली हम टन्स में लेते हैं, और ये जो वेलोसिटी है या फिर स्पीड है, ये जो हमारा kmph में हम लेते हैं। ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। डी हमारा पता ही है, डिग्री ऑफ कर्वेचर, टेन थीटा क्या ग्रेडियंट है, तो सब चीज़ हमें पता है। बाकी याद करने के लिए आप यहाँ से थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो ए है, इसमें हमारा जो नंबर ऑफ जीरोज़ हैं ये 2 हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, जबकि बी में हमारे 4 नंबर ऑफ जीरोज़ हैं, इधर 2 थी इधर 4 हो गई हैं, और इधर सी में हमारे नंबर ऑफ जीरोज़ 6 हैं। तो ऐसे मतलब थोड़ा सा याद रखना है कि ऐसे 2 4 6 से बढ़ रही हैं। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो ई में मैंने बताया था 0.04%, ये ब्रॉड गेज के लिए है। बाकी जो मीटर गेज और नैरो गेज के लिए है, मैंने आपको बता ही दिया था कितना था, 0.03%, और इसमें था 0.02%। तो ये भी चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे यार यहाँ पे बैलेंसिंग स्पीड का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। ये वही चीज़ है यार जो हमने पढ़ लिया था कि ये ट्रेन है, इस डायरेक्शन में अगर इसका मोशन है तो इस डायरेक्शन में हमें ट्रैक्टिव एफर्ट देना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में रेसिस्टेंस मिलेगा। तो वो कंडीशन जब ये दोनों बराबर होंगे तो आपका जो है नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। वही चीज़ लिखा हुआ है, एट बैलेंसिंग स्पीड नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि हमारा एक्सलरेशन जो है जीरो हो जाएगा। मतलब यानी कि आपकी जो ट्रेन है वो आपकी सेम स्पीड से ट्रेवल करेगी, उसमें कुछ भी जो है एक्सलरेशन डी एक्सलरेशन नहीं होगा। तो आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ से यार आपके सारे जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मैक्सिमम परमिसिबल लोड दैट ए बीजी स्टीम लोकोमोटिव विद 3 पेयर ऑफ ड्राइविंग व्हील्स, यानी कि इसने एन दे दिया है, विद एक्सल लोड ऑफ 22 टन ईच, यानी कि डब्ल्यू दे दिया है, ऑन ए स्ट्रेट लेवल ट्रैक एट ए स्पीड ऑफ 80 kmph, यानी कि इसने वी बोल दिया है। तो इसका जो ए पार्ट है पहले यही देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है मैक्सिमम परमिसिबल लोड निकालना है। तो यार देखते हैं क्वेश्चन में सॉल्यूशन इधर लिखा हुआ है, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन की बात की फॉर होलिंग कैपेसिटी, ऐसे स्टेप्स में डाल डाल के आपको सोल्व करना है। होलिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला ये था, एच इक्वल टू म्यू इंटू एन इंटू डब्ल्यू, एन 3 है लिखा हुआ है, डब्ल्यू एक्सल लोड है ये दिया हुआ है। तो यहाँ से होलिंग कैपेसिटी निकालोगे तो 13.2 टन निकल के आ जाएगा। स्टेप 2 में हमें ट्रैक्टिव रेसिस्टेंस निकालना है। हमने डेविस इक्वेशन पढ़ ली थी, आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ही लगाया। मैंने आपको वहाँ भी बोला था ये हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसे मॉडिफाई करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रैक ज्योमेट्री की बात नहीं की हुई है, तो हमने सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी लिया हुआ है। बाकी नीचे सारे वेरिएबल्स को आपको ऐसे डिफाइन करना है, एग्जाम में लिखा हुआ है। ए क्या है, हमारा रोलिंग रेसिस्टेंस था, वैल्यू ये थी। हमारा जो वी था ये था रेसिस्टेंस ड्यू टू ट्रैक इरेगुलरिटीज, ये था इसका फॉर्मूला। सी हमारा विंड रेसिस्टेंस था, इसका वैल्यू ये था। वी है जो हमारा स्पीड है, ये 80 kmph है। तो आर को हम कैसे निकालेंगे, इसे पुट कर देंगे सारी वैल्यूज़ को। तो मतलब यहाँ पे पुट करने के बाद आपका ये कुछ ऐसे निकल के आ जाएगा, 0.1184 इंटू डब्ल्यू, ये आ जाएगा आपका ट्रैक्टिव रेसिस्टेंस। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में आगे देखते हैं। आगे स्टेप 3 में किया हुआ है बैलेंसिंग कंडीशन के लिए एच इक्वल टू आर कर दिया है हमने दोनों को बराबर, तो 0.01184 इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 13.2। तो यहाँ से आपका डब्ल्यू यानी कि टोटल मैक्सिमम परमिसिबल लोड आ गया है। बाकी अब जो है नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है, ऑल्सो कैलकुलेट द रिडक्शन इन स्पीड इफ द ट्रेन हैज़ टू रन ऑन ए राइजिंग ग्रेडियंट। अब देखिए इसने जो है ट्रैक की ज्योमेट्री चेंज कर दी हुई है। स्टेप 4 में देखते हैं, लिखा हुआ है ट्रैक्टिव रेसिस्टेंस विद ग्रेडियंट। तो हमने फिर से यहाँ पे डेविस इक्वेशन लगाया है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। यहाँ पे जो डी था वो था डब्ल्यू इंटू ग्रेडियंट। वापस से इसको हम आर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, लेकिन इस बार हमारे पास वेरिएबल है वी। पिछली बार हमारे पास वी था 80 kmph, वेरिएबल था डब्ल्यू। लेकिन इस बार हमारे पास डब्ल्यू तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन हमारे पास वेरिएबल है स्पीड। तो यहाँ पे वही चीज़ है, ए पता है, बी पता है, सी पता है, डी हमने कितना है, डब्ल्यू इंटू ग्रेडियंट, ग्रेडियंट कितना है 1/200 दिया हुआ है क्वेश्चन में, डब्ल्यू हमने निकाल लिया था। और यहाँ पे हमने अगर पुट किया ऐसे इस इक्वेशन में और इसको इक्वल करा दिया होलिंग कैपेसिटी के, तो यहाँ से वी डैश निकल के आ गया। हमने इसे दूसरा वेरिएबल दे दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ये वी डैश निकल के आ गया 48.15 kmph। बाकी क्वेश्चन में पूछा था रिडक्शन इन स्पीड, तो हमने वी माइनस वी डैश कैलकुलेट कर दिया है 31.85।
ये आपका आंसर हो गया है। बाकी अगर यहाँ पे देखते हैं सी पार्ट क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है व्हाट वुड बी द फर्दर रिडक्शन इन स्पीड इफ द ट्रेन हैज टू नेगोशिएट 4 डिग्री कर्व ऑन द राइजिंग ग्रेडियंट। तो यार ये चीज़ आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन में राइजिंग ग्रेडियंट लिखा हुआ है तो हमारा रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेकिन अगर फॉलिंग ग्रेडियंट होता तो रेसिस्टेंस घट जाता है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे स्टेप 5 में देखते हैं, लिखा हुआ है ट्रैक्टिव रेसिस्टेंस विद कर्व। तो आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई भी हो जाएगा इस बार, और ई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0.0004 इंटू डी इंटू जो है डब्ल्यू, और डी क्या है हमारा डिग्री ऑफ कर्व, ये तो हमारा 4 था, ये 4 रख देंगे, और डब्ल्यू क्या है हमारा टोटल वेट ऑफ द ट्रेन, ये हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है। इसमें हमने जो है हमारा आगे यहाँ पे देखोगे तो ये हमने सिमिलरली फॉर्मूला रख दिया है, और लेकिन हमने जो है इस बार हमारा जो वेरिएबल है वो v था, लेकिन हमने इसे v1 बोल दिया ताकि और कन्फ्यूजन ना रहे। आप वापस अगर इक्वेशन पुट करोगे तो यहाँ पे v1 निकल के आ जाएगा 35.87 kmph। क्वेश्चन में फिर से रिडक्शन इन स्पीड पूछा था, तो यहाँ पे v डैश माइनस v1 कर देंगे तो रिडक्शन इन स्पीड 12.28 kmph निकल के आ जाएगा। तो यार आपको ऐसे क्वेश्चन को सीक्वेंस में सोल्व करना है, और जहाँ पे भी आपका आंसर निकल के आए उसे ऐसे प्रॉपर बॉक्स में ऐसे बंद करके आना है और साइड में आंसर लिखना है, ताकि जो है एग्जामिनर को बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो आपकी आंसर शीट को चेक करते टाइम। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप ध्यान में रख सकते हैं। तो आगे देखते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यार आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, चीज़ें सिंप्लीफाई हुई होंगी आपके लिए शायद कुछ। मुझे तो यार अपनी प्रिपरेशन में ये डिपेंडेंट ऑन स्पीड क्यों है क्यों नहीं है ये सब कॉन्सेप्चुअली कुछ समझ में आता नहीं था। आई होप आपको कुछ यहाँ पे चीज़ें समझ में आई होंगी और अच्छे से, और आप इस वीडियो को अपनी दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेरीज हैं तो आपको मैंने बता ही दिया कि टेलीग्राम का जो ग्रुप है उस पर आप लिख सकते हैं। सो थैंक यू।